सिविलियंस में आपका स्वागत है। पेपर 6 में हम लोग सेक्शन ई में एक चैप्टर आगे बढ़ते हुए आज हम लोग चैप्टर 4 को शुरू करेंगे और चैप्टर 4 हम लोग का जैव प्रौद्योगिकी का रहने वाला है। वैसे तो जैव प्रौद्योगिकी में हम लोग को पढ़ना बहुत सारा चीज़ रहता है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे जो सिलेबस में मेंशन है। और जैसे कि सिलेबस हम लोग का चैप्टर 4 के लिए यानी कि जैव प्रौद्योगिकी में सिलेबस ये वाला है। तो इसमें क्या है कि कृषि, पशु प्रजनन, औषधि निर्माण, खाद्य तकनीक और पर्यावरण संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग और जैव प्रौद्योगिकी के संभावित प्रतिकूल प्रभाव क्या होंगे। यानी कि कृषि में किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है वर्तमान समय में, पशु प्रजनन में या फिर दवाई बनाने में, खाद्य तकनीक में और पर्यावरण संरक्षण में। यानी कि मुख्य रूप से हम लोग को ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और ये 5, इन 5 चीज़ों में किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है और साथ ही साथ जैव प्रौद्योगिकी के संभावित प्रतिकूल प्रभाव क्या है, उन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? सबसे पहला चीज़ इसको समझना होगा, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है कि जो जीवित जीव या फिर उन जीवित जीवों के कुछ भागों का इस्तेमाल करके हम लोग नए नए उत्पाद बनाते हैं या फिर जो उत्पाद है उनको हम लोग बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी जीवित जीव या फिर उनके भागों का इस्तेमाल करके उत्पाद बनाने या उन्हें बेहतर बनाने का एक तकनीक है जो कि मुख्य रूप से जीव विज्ञान पर आधारित है। जैव प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से जीव विज्ञान पर आधारित है और जैव प्रौद्योगिकी में हम लोग जीवित जीवों या फिर उनके भागों का इस्तेमाल करके नए नए उत्पाद बनाते हैं या फिर उन्हें बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जो विभिन्न उत्पादों को विकसित करने या बनाने के लिए जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या उनके भागों का उपयोग करती है। जैसे कि क्या हो जाएगा, हम लोग का शराब बनाना हो जाएगा या फिर रोटी पकाना हो जाएगा या फिर हम लोग आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य पदार्थ होते हैं। एक हम लोग बहुत ज़्यादा सुने हैं GM बीज, जिसके बारे में हम लोग हरित क्रांति के समय भी पढ़े हैं, यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड बीज। या फिर कृत्रिम अंग हो गया है। बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो कि वर्तमान समय में जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम लोग उसका इलाज कर पा रहे हैं। या फिर पर्यावरण में बहुत सारे उद्योग धंधे की वजह से बहुत सारे प्रदूषक तत्व आ जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग जटिल तत्वों से तोड़कर सरल में परिवर्तित करते हैं और पर्यावरण प्रदूषण से भी हम लोग बच सकते हैं। तो वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या हो गया? तो जैव प्रौद्योगिकी एक तकनीक है जिसमें जीवित जीव या फिर उनके भागों का इस्तेमाल करके हम लोग नए नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं या फिर उत्पाद बनाते हैं या फिर उनको बेहतर बनाने का कोशिश करते हैं। तो यही है हम लोग का जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। 1970 का समय था, 1970। इस समय जैविक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैविक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को संयुक्त करके जीव विज्ञान की एक नई शाखा का विकास हुआ और उसी शाखा को हम लोग मुख्य रूप से अभी जैव प्रौद्योगिकी या फिर जैव तकनीकी या फिर इसी को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैव प्रौद्योगिकी उन सभी मान्य तकनीकों का समूह है जिसमें किसी जीव या जीव के भाग या जैविक क्रियाओं का उपयोग व्यापारिक या मानवीय संदर्भों की किसी प्रणाली या पदार्थ के निर्माण के लिए किया जाता है। तो जैव प्रौद्योगिकी में भी क्या था कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हो चुके थे जिसके वजह से जो प्राकृतिक चीज़ हो रहा था उनका खिलवाड़ हो रहा था। जैसे कि एक था क्या कि आप अपने पसंद से, जैसे कि आपका जो बच्चा होने वाला है उस बच्चा का आप चाहते हैं कि आँख जो होगा वो ब्लू कलर का होगा, जो बाल होगा वो अलग कलर का होगा। तो ऐसे तकनीक भी विकसित हो चुके थे, लेकिन बाद में इन सभी चीज़ों पर सरकार के द्वारा बैन लगाया गया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो पैसे वाले व्यक्ति हैं वे कहीं ना कहीं जीन्स को चेंज करके अपने बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से बना सकते थे। तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता और अमीर व्यक्ति को ही फ़ायदा होता, जिसकी वजह से सरकार ने उन सभी चीज़ों पर पाबंदी लगा दिया। तो वर्तमान में जो भी मान्य तकनीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी में उन सभी मान्य तकनीकों का समूह है जिसमें किसी जीव या फिर उस जीव के भाग या जैविक क्रियाओं का उपयोग करके व्यापारिक या फिर मानवीय संदर्भों में हम लोग
किसी प्रणाली का डेवलपमेंट कर रहे हैं या फिर किसी पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कुछ विशेषीकृत प्रौद्योगिकी का प्रयोग द्वारा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं का उपयोग करके विभिन्न उत्पादों को तैयार किया जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से पौधे या फिर पशुओं और सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं का उपयोग करके हम लोग अलग अलग चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो हम लोग का पहला है कि कृषि में किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान का एक क्षेत्र है जो उत्पादों और प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए जीवित जीवों, कोशिकाओं और जैविक प्रणालियों का उपयोग करता है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी फसल उत्पादन को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में सुधार करने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बढ़ती वैश्विक आबादी के साथ उच्च फसल पैदावार और बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों की मांग आवश्यक हो गई है। तो देखते हैं क्या इसमें। तो फसल उत्पादन में वृद्धि। तो वर्तमान में क्या हो गया कि जनसंख्या बढ़ते जा रहा, लेकिन जो हम लोग का एरिया है, जो ज़मीन है, वो तो एक फिक्स मात्रा में ही है, निश्चित मात्रा में है। तो ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या बढ़ रहा है उनको खाद्यान्न की पूर्ति करनी आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग माध्यमों से क्या खाद्यान्न उत्पादन करना पड़ेगा ताकि बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूर्ति किया जा सके। तो हम लोग इसका एक विकल्प के रूप में जैव प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं। तो फसल के उत्पादन में किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी सहायक, इसको देखते हैं। तो बेहतर रोग नियंत्रण, सूखे और बाढ़ के प्रति सहनशीलता में वृद्धि के साथ साथ यह फसल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए सहायक मानी जाती है। यानी कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जो अच्छे खासे ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, फिर बहुत सारे रोग हो जाते हैं जिसकी वजह से वो फसल बर्बाद हो जाता है, या फिर सूखा पड़ने की वजह से फसल बर्बाद हो जा रहा है, बाढ़ आ जा रहा है, इसकी वजह से फसल बर्बाद हो जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि उनके फसल में जो रोग हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों का उपयोग करेंगे जिनमें कि रोग नहीं होगा, या फिर वैसे पौधे डेवलप करेंगे जो कि बहुत कम पानी में डेवलप हो जाएगा, या फिर अगर बाढ़ आता है या फिर कोई भी प्राकृतिक घटना होती है तो वैसे सिचुएशन में वो डेवलप हो सके, ताकि हम लोग का जो मांग है, जो फसल का जो मांग है, उसमें वृद्धि हो सके। इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न केवल भोजन की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकता है, बल्कि किसानों को कृषि में होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक मकई या कपास के पौधों के लिए डीएनए में बेसिलस थोरिजिएंसिस, यानी कि जिसको हम बीटी बोलते हैं, जैसे जीवाणु के जीन डाल सकते हैं। इससे ये फसलें प्राकृतिक कीटनाशक बन सकती है, जो उन्हें रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल की आवश्यकता के बिना कीटों से होने वाले नुकसान से बचाती है। अन्य लाभकारी गुणों में शाकनाशियों के प्रति सहनशीलता, सूखे के प्रति प्रतिरोध और बेहतर पोषण सामग्री शामिल हो सकती है। जैसे कि क्या हो गया, हम लोग को मुख्य रूप से क्या चाहिए, जो जनसंख्या बढ़ रहा है तो जनसंख्या के साथ साथ उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना होगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में काफ़ी अच्छा पैदावार होना चाहिए। लेकिन कृषि क्षेत्र की समस्या क्या है कि फसल में रोग लग जाता है, कीड़े मकोड़े आके फसल को बर्बाद कर देते हैं, सूखे की वजह से फसल नष्ट हो जाता है, या फिर अत्यधिक पानी गिरता है तो उससे भी फसल क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग को कहीं ना कहीं निजात पाना है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों का प्रयोग करेंगे या फिर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स लगाएंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड फसल उत्पादन करेंगे। और जेनेटिक मॉडिफाइड क्या होता है, तो जैसे कि जीएम फसल जिसको बोल रहे हैं, तो जीएम फसल उन फसलों को कहा जाता है जिनके जीन में वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित किया जाता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि जब हम लोग का कपास का खेती हो रहा था, तो कपास की खेती में जो ये फूल आ रहे थे, कपास के जो फूल आ रहे थे, यहाँ पे क्या होता था, मुख्य रूप से एक कीड़ा है, और जी इस कीड़ा का नाम था बोलवर्म। ये कीड़ा बोलवर्म नाम का कीड़ा था एक। ये क्या करता था, ये जो कपास का जो फूल हो रहा है, जो पत्ती है, इन सभी चीज़ों को आके खा जाता था। यानी कि किसान क्या कर रहा है, सिंपल सा नॉर्मल सा कपास का पौधा लगा रहा है और अच्छे तरीके से उसको ग्रो कर रहा है, लेकिन ये जो कीड़ा है बोलवर्म करके, ये आके इस कपास के फूल को, यानी कि जो रुई है और जो पत्ते हैं, उनको खा के इस फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, किसान का जो फसल हो रहा है वो अच्छे से उत्पादन नहीं हो पा रहा। तो एक जीवाणु है जिसका नाम है
बेसिलस थुरिंजिएंसिस, बेसिलस थुरिंजिएंसिस, इसी को हम लोग शॉर्ट में बीटी बोलते हैं। और ये क्या है, जीवाणु है। तो इसके जीन में क्या करेंगे हम लोग, परिवर्तन कर देंगे। तो जो बेसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु है, इसके जीन में परिवर्तन करेंगे। अब इसी को क्यों चुन रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो हम लोग के पास क्या है, एक जीवाणु है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीटी बोल रहे हैं, बेसिलस थुरिंजिएंसिस। इसमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का जीन पाया जाता है। इसमें जो है एक जीन पाया जाता है और उसका नाम है CRY1AC जीन। CRY1AC जीन जो है वो मुख्य रूप से हम लोग का, ये जो बीटी है, बीटी प्रकार का जीवाणु इसमें पाया जा रहा है। और ये जो जीन है ये जैव विष की तरह कार्य कर रहा है, जैव विष की तरह कार्य कर रहा है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि इस जीन को, यानी कि CRY1AC जीन जो है, ये जो इस जीवाणु में पाया जा रहा था, इस जीन को हम लोग इस कपास के बीज में डाल देंगे, जैव प्रौद्योगिकी तकनीकी का प्रयोग करेंगे। और CRY1AC जीन को हम लोग क्या करेंगे, कपास के जीन के साथ या कपास के DNA में परिवर्तन कर देंगे, जो कि जैव विष के रूप में कार्य कर रहा है। अब ये जो बोलवर्म है, ये बोलवर्म क्या करेगा, अगर कैसे भी करके इस जैव विष को अगर ये खाता है तो ऐसी स्थिति में ये बोलवर्म क्या हो जाता है, मर जाता है। तो अब ये जो कपास हो रहा था हम लोग का, जो कि नॉर्मली बीज से हो रहा था हम लोग का, उसमें ये कीड़ा आ रहा था और ये कीड़ा आके इस कपास के फूल को, पत्ते को खा के इसको तबाह कर दे रहा था। लेकिन अब जो हम लोग पेड़ लगाएंगे, अब जो पेड़ होगा हम लोग का, उसमें क्या होगा, मुख्य रूप से हम लोग बीटी जीवाणु है, इसके जैव विष का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसके जीन के साथ हम लोग इस बीज को डेवलप कर लिए हैं और इससे हम लोग क्या किया, कपास का पौधा उत्पन्न किए हैं। अब ये जो बोलवर्म आएगा, ये आएगा तो अब इसके अगर फूल को या फिर इसके पत्ते को खाएगा, तो चूंकि इसके जीन में क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में इसके जीन में एक विष भी घूम रहा है, जो कि CRY1AC जीन है और ये जैव विष के रूप में कार्य कर रहा है। तो अब ये जो कीड़ा आएगा, अब ये कीड़ा अगर आके इसके फूल को या फिर पत्ते को खाएगा, तो चूँकि उसमें क्या है, जैव विष है, तो इस जैव विष की वजह से ये कीड़ा क्या हो जाएगा, स्वतः मर जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये जो फसल होगा वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग का एक आया था बीटी बैगन आया था, बीटी बैगन। तो इसमें भी क्या हो रहा था कि बैगन के जो कीड़ा होते हैं उसकी वजह से जो बैगन होता है वो नष्ट हो जाता है, बैगन का पौधा नष्ट हो जाता है। तो हम लोग का बीटी बैगन आया था इसी प्रकार से सेम प्रोसेस से। लेकिन बाद में क्या हो गया कि लोगों का ऐसा कहना था कि जो कपास था, इसमें तो जो हम लोग कपास है वो मुख्य रूप से पहनने के लिए, जो कपड़ा होता है उसको हम लोग पहनने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम लोग को इस जैव विष से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बैगन होता है उसको हम लोग खाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर इस जैव विष से ये जो कीड़ा है वो कीड़ा मर सकता है, तो इंसान पे भी कुछ ना कुछ वो नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। तो बाद में इस बीटी बैगन को फिर से बैन कर दिया गया, लेकिन कपास में अभी चल ही रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग प्रकार से पौधे में उसके जीन्स में परिवर्तन करके, उसके जीन में परिवर्तन करके, उसके DNA में परिवर्तन करके हम लोग अच्छे किस्म के बीज का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसी को, ये इसका जो बीज बना उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड बीज। तो क्या हो गया कि वैज्ञानिक मकई या फिर कपास के पौधे के DNA में बेसिलस थुरिंजिएंसिस जैसे जीवाणु के जीन डाल सकते हैं। और इसके डालने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जैविक विष पाया जाता है, और उस जैव विष जो कि CRY1AC जीन रहता है बीटी में, तो उस विष को खाने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कीड़ा आता है वो मर जाता है। और यह रासायनिक कीटनाशकों के इस्तेमाल की आवश्यकता को बिना कीटों से होने वाले नुकसान से बचाती है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अलग तरीके से अलग अलग जीन के साथ हम लोग बीज को बनाएंगे। परिणाम क्या हो जाएगा कि जितने भी कीट आ रहे हैं जो बैठेंगे और फसल को खाएंगे, तो खाने के साथ ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। या फिर बहुत सारे ऐसे बीज हम लोग बनाएंगे जो कि कम पानी में भी अच्छे खासे ग्रो होंगे, या फिर उनमें जो पोषक तत्व होंगे, पोषण सामग्री होंगे, वो भी बाकी जो नॉर्मल बीज था उसके तुलना में काफ़ी अच्छे होंगे। परिणाम क्या होगा कि फसल में कीड़ा नहीं लगेगा, उसकी उत्पादकता बढ़ेगी, उसमें उत्पादन होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उसमें बेहतर पोषण सामग्री मिलेगा। तो ये सभी चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग वर्तमान में जो जैव प्रौद्योगिकी है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसी के माध्यम से हम लोग करने में सक्षम हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग फसल के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। अलग अलग फसल के लिए हम लोग GM बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर बेहतर फसल सुरक्षा। तो किसान कीटों के मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने वाले प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए कपास, मक्का, आलू जैसी फसलों को बदलने में जैव प्रौद्योगिकी की तकनीकें सक्षम है। तो हर फसल में कीट का अटैक होते ही रहता है। तो ऐसी स्थिति में उन सभी कीटों से निपटने के लिए मुख्य रूप से कपास हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, तो इन सभी चीज़ों में कीड़ों मकोड़ों से निपटने के लिए हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के तकनीकों के माध्यम से
निपट सकते हैं। फिर है ताज़ा उत्पादन और बेहतर स्वाद। तो यह पौधे यानी कि जो हम लोग का जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जिन पौधे को तैयार किया गया, तो ये पौधे में मौजूद एंजाइम्स की गतिविधियों को बढ़ाकर फसलों के स्वाद को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके साथ ही यह उपज को अधिक समय तक ताज़ा रखने में भी मदद करता है। यानी कि जो हम लोग का जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जिन पौधों को बनाया जा रहा है या फिर जिन पौधों को तैयार किया जा रहा है, उससे मुख्य रूप से एंजाइम्स की गतिविधि काफ़ी तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से फसलों का स्वाद भी बढ़ता है। साथ ही साथ ये फसल जो होते हैं ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और ज़्यादा समय तक ये ताज़ा बने रहते हैं। फिर है रासायनिक सहिष्णुता। तो अधिकांश किसान खरपतवारों के विकास को नियंत्रित करने के लिए शाकनाशियों पर भरोसा करते हैं। यानी कि होता है क्या कि बहुत सारे फसल लगाते हैं, उस फसल के साथ साथ बहुत सारे खरपतवार पैदा हो जाते हैं, तो उनको मारने के लिए हम लोग बहुत सारे शाकनाशी यानी कि बहुत सारे जहरीले पदार्थों का पॉइजन का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी जो होता है वो अनउर्वरक हो जाता है या फिर उसके नकारात्मक प्रभाव हम लोग में भी देखने को मिलता है और मिट्टी के कटाव का कारण भी बनता है। लेकिन अगर हम लोग आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से अगर किसी बीज को तैयार करते हैं जिससे कि डीएनए में हम लोग परिवर्तन कर दिए हैं और ऐसा डीएनए हम लोग उसमें डाल दिए उस बीज में, जो कि स्वतः क्या करेगा, जो शाकनाशी होगा उन सभी चीज़ों को ख़त्म कर देगा, तो उसको उगने नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में जो डीएनए में हम लोग परिवर्तन कर देंगे, डीएनए में हम लोग चेंज कर देंगे, तो चूँकि डीएनए में चेंज हो गया, अब इसके डीएनए में चेंज होने की वजह से क्या हो गया, हम लोग ऐसा इसमें जीन डाल दिए हैं, पौधा के बीच में ऐसा जीन डाल दिया जिसकी वजह से वो क्या करेगा, जो शाकनाशी उत्पन्न होगा, जो खरपतवार उत्पन्न होगा, उसको स्वतः दबा के ख़त्म कर देगा। परिणाम क्या हो जाएगा कि हम लोग को किसी प्रकार का कोई भी रसायन का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ऐसी स्थिति में क्या होगा, मिट्टी की उर्वरकता भी बनी रहेगी क्योंकि हम लोग उर्वरक का उपयोग नहीं कर रहे हैं और मिट्टी के कटाव में भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। फिर है रोग प्रतिरोध। तो कीड़ों द्वारा फैलाए जाने वाले विषाणु संक्रमणों को रोकना अक्सर मुश्किल होता है तथा कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी और उपज की गुणवत्ता दोनों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। बहरहाल आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधे वायरल संक्रमण के प्रति कम संवेदनशील होते हैं और किसानों के लिए फसल क्षति को रोकना आसान होता है। तो वही बात है कि अगर हम लोग फिर से जीएम बीजों का प्रयोग करेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड बीज का अगर प्रयोग करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि हम लोग का जो उपज होगा उसकी गुणवत्ता तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो जीएम बीज होते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड बीज होते हैं, इनमें जो वायरल संक्रमण होते हैं जिससे कि बहुत सारे रोग आते हैं, तो उन सभी चीज़ों से भी बचने में काफ़ी हम लोग को हेल्प करता है। तो यही सब कुछ पॉइंट था। यानी कि कुल मिला के यह हो गया कि कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी जो है, बायोटेक्नोलॉजी जो है, उसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग का जो फसल है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, तो हम लोग उस फसल के डीएनए में परिवर्तन करके वैसे जीन को डालेंगे जो कि उन कीड़ों को मार सकता है। या फिर अगर हम लोग का फसल जो है वो उतना पैदावार नहीं दे रहा है, तो हम लोग फिर ऐसे फसल के डीएनए से जीन को निकाल के उस फसल के बीच में जीन को डालेंगे और उसके बाद हम लोग उससे उत्पादन करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर से वहाँ पे फसल का पैदावार भी बढ़ेगा। बहुत सारे पौधे के साथ साथ खरपतवार आ जाते हैं, तो फिर उन खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए हम लोग पॉइजन का उपयोग करते हैं। परिणाम क्या होता है कि ज़मीन जो होता है वो बंजर होता चले जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग फिर से अगर जीएम बीजों का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग उन खरपतवारों को स्वतः ख़त्म करने में वो हमारे फसल सक्षम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कृषि में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं, या फिर जो आबादी हम लोग का बढ़ रहा है उस आबादी को हम लोग खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, अच्छा फसल पैदावार कर सकते हैं और गुणवत्ता वाला फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तो यही हम लोग का कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। अब आगे है पशु प्रजनन में जैव प्रौद्योगिकी का क्या अनुप्रयोग है, उसको देखते हैं। तो पशु प्रजनन में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कई तरीके से किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पशुओं के जीनोम में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे उनकी विशेषताओं और उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है। जैसे कि क्या क्या हो जाएगा, तो शारीरिक प्रणालियों के हेरफेर और नियंत्रण के माध्यम से उत्पादन क्षमता बढ़ाने और पशुओं के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने के लिए इस क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का बहुत महत्व है। जैसे कि मान लेते कोई गाय है, तो उस गाय से क्या हो रहा है, दुग्ध उत्पादन बहुत कम हो रहा, लेकिन वहीं क्या है, कहीं अन्य जगह पर कोई एक ऐसा गाय है जिसमें दुग्ध उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा है, प्लस उसमें कोई बीमारी नहीं हो रहा है। यानी कि वो सेकंड गाय जो है, जो सेकंड नंबर का गाय है, वो गाय क्या है, काफ़ी अच्छा दुग्ध उत्पादन कर रहा है, उसमें किसी प्रकार का बीमारी नहीं आ रहा है, लंबा समय तक वो गाय बच के रह रहा है। लेकिन ये जो पहला गाय है इसमें दुग्ध उत्पादन नहीं हो रहा है, प्लस इसमें बीमारी भी बहुत ज़्यादा है और इसका जो जीवन प्रत्याशा है वो भी क्या है, कम है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इस गाय का जो डीएनए है
इस डीएनए से हम लोग जीन निकालेंगे और इस गाय के जीन में हम लोग, इस गाय के डीएनए में हम लोग उस जीन को डाल देंगे। परिणाम क्या हो जाएगा कि अब इस गाय से जो बछड़ा होगा उसमें गुणवत्ता काफ़ी अच्छा होगा। इससे जो गाय उत्पन्न होगी उसका जीवन प्रत्याशा भी अब क्या होगा, सुधरेगा, दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा, प्लस उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका जीन को उठाएंगे और ला के सीधे इसमें इंटर कर देंगे, डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए अलग एक प्रोसेस होता है। तो इन सभी चीज़ों के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पशु है उन सभी के शारीरिक प्रणालियों का हेर फेर कर सकते हैं, उसके माध्यम से उसके उत्पादन क्षमता में हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं, उसके स्वास्थ्य को हम लोग सुधार सकते हैं। फिर है भ्रूण प्रत्यारोपण, जो कि मवेशियों, बकरियों, सुअरों और भेड़ के साथ प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य एक गुणवत्ता वाली मादा से संतानों की संख्या में वृद्धि करना है। तो भ्रूण प्रत्यारोपण, तो ये क्या एक तकनीक है जिससे क्या करते हैं, पशुओं की संतान की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है। और यह क्या होता है कि यह पशुओं के आनुवंशिक विकास और संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती है। भ्रूण प्रत्यारोपण के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा कर सकते हैं, या फिर जो बकरी हो गया, मवेशी हो गया, सुअर हो गया, भेड़ हो गया, ये सब में हम लोग कम उम्र में ही ये लोग से हम लोग संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। भ्रूण प्रत्यारोपण में क्या होता है कि इसमें मुख्य रूप से रोग रोधक क्षमता वाले बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है मुख्य रूप से IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से हम लोग भ्रूण का प्रत्यारोपण करते हैं। इसमें क्या होता है कि गर्भाशय के बाहर शुक्राणु के द्वारा अंडा कोशिकाओं का कृत्रिम तरीके से निषेचन किया जाता है और फिर उस चीज़ को, जो निषेचित अंडा होता है उसको हम लोग फिर से गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं। और अब जो बकरी हो गया, मवेशी हो गया या फिर भेड़ हो गया, तो ये सब पैदा होंगे तो इनमें जो गुणवत्ता होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। साथ ही साथ उनमें उत्पादन क्षमता भी काफ़ी अधिक अच्छा होगा, प्लस उनका स्वास्थ्य भी क्या होगा, काफ़ी अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ जो हम लोग कर पाएंगे, ये सभी कहीं ना कहीं जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही कर पाएंगे। तो अगला वही पॉइंट है। फिर पशु स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार, प्रजनन में वृद्धि और पशु व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों की बेहतर पोषण, गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए, नस्ल विकास में तेजी लाने के लिए पशुधन उद्योग के विभिन्न पहलुओं में जैव प्रौद्योगिकी का विकास उपयोग किया जा रहा है। यानी कि पशुओं के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, उनमें प्रजनन क्षमता में वृद्धि करने के लिए, या फिर पशुओं से जो खाद्य पदार्थ हम लोग को प्राप्त होता है उन खाद्य पदार्थों में पोषण की मात्रा अच्छा होगा। तो इन सभी चीज़ों में मुख्य रूप से काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और ये सभी चीज़ें मुख्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही किया जा रहा है। कृत्रिम रूप से एक जानवर के आनुवांशिक डुप्लीकेट उत्पन्न करने के लिए क्लोनिंग भ्रूण भी संभव हो गया है। यानी कि अगर कोई जानवर है जो कि स्वास्थ्य उनका काफ़ी अच्छा रहता है, उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा है, जीवन प्रत्याशा काफ़ी अच्छा है, प्रजनन क्षमता काफ़ी अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं क्या कि बिल्कुल उसी तरह एक नया पशु हम लोग को मिले, तो वही क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। यानी कि किसी जीव या फिर किसी कोशिका के आनुवांशिक रूप से समान प्रतिलिपि बनना, वही क्या कहलाता है हम लोग का, क्लोनिंग कहलाता है। तो यही सारा चीज़ हो गया जिसके माध्यम से हम लोग मुख्य रूप से पशु प्रजनन में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। अब आगे है औषधि निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार से। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि वर्तमान में उपलब्ध हैं, जो कि प्राचीन समय में या फिर पहले उन सभी असाध्य रोगों का मेडिसिन उपलब्ध नहीं था, लेकिन जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम लोग बहुत सारे दवाई ऐसे बनाने में सक्षम हो गए और उन दवाइयों का प्रयोग करके हम लोग किसी भी रोग को हमेशा के लिए ख़त्म कर पा रहे हैं। तो औषधि निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कई तरीक़ों से किया जा रहा है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से औषधियों के निर्माण में सुधार किया जा सकता है, जिससे औषधियों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। अब कोई दवाई खा रहे हैं लेकिन उसका कोई असर ही नहीं हो रहा, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रभावशीलता को विकसित करने के लिए भी हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। जैसे कि जीन संपादन, तो जीन संपादन के माध्यम से औषधियों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले जीनों में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे औषधियों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। यानी कि कोई भी दवाई है, कोई भी मेडिसिन है, तो उस मेडिसिन को जैसे निर्माण कर रहे हैं, उस मेडिसिन में जिन चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो मेडिसिन उतना कारगर साबित नहीं हो पा रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उन सभी मेडिसिन में हम जो भी जीन का उपयोग किया गया था उन सभी जीन में हम लोग परिवर्तन करेंगे और मुख्य रूप से उन सभी जीनों का समावेश करेंगे, जिसके वजह से उस औषधि का गुणवत्ता बढ़ेगा, प्रभावशीलता बढ़ेगा। फिर है प्रोटीन अभिव्यक्ति, तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रोटीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है,
जिससे औषधियों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले प्रोटीन की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। तो प्रोटीन अभिव्यक्ति में क्या होता है कि डीएनए कोड की आरएनए प्रतिलिपि बनाना शामिल होता है, और इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी दवाएं बनाते हैं उसमें जिस प्रोटीन का उपयोग करते हैं उसकी गुणवत्ता और उसकी मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं, ताकि उसकी प्रभावशीलता में भी वृद्धि हो सके। फिर अगला है हम लोग का वैक्सीन निर्माण। तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से वैक्सीन के निर्माण में सुधार किया जा सकता है, जिससे वैक्सीन की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी में क्या हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीन थेरेपी के द्वारा रोगों के इलाज में सुधार किया जा सकता है, जिससे रोगों के इलाज में प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। तो जीन थेरेपी में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई हम लोग का डीएनए है, तो इस डीएनए में हम लोग का जो एक जीन है, ये जीन क्या है, खराब जीन है, जिसकी वजह से हम लोग को इंसुलिन या फिर अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं, या फिर हम लोग के बाल झड़ जा रहे हैं, या फिर आँख का रोशनी कम हो गया है। तो जो भी जीन है उसकी वजह से ये सारा चीज़ हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जीन को हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे हम लोग एक स्वस्थ जीन को हम लोग डाल देंगे, जिसके परिणामस्वरूप क्या होगा कि हम लोग का जो बीमारी है, जैसे कि मान लीजिए कि शुगर है या फिर डायबिटीज़ है, तो ऐसी स्थिति में इस जीन की वजह से हम लोग को डायबिटीज़ हो रहा है, तो इस जीन को हम लोग निकाल देंगे और इसके स्थान पर हम लोग एक स्वस्थ जीन डालेंगे, जिसके परिणामस्वरूप हम लोग का जो डायबिटीज़ की जो समस्या है वो चीज़ खत्म हो जाएगा। तो जीन थेरेपी के माध्यम से हम लोग बहुत सारे चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं। फिर है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के द्वारा रोगों के इलाज में सुधार किया जा सकता है, जिससे रोगों के इलाज में प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे मेडिसिन बना पा रहे हैं, या फिर जो मेडिसिन थे उतने कारगर साबित नहीं हो पा रहे थे, उन सभी चीज़ों को हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सुधार कर पा रहे हैं। फिर एक खाद्य तकनीक में जैव प्रौद्योगिकी का किस प्रकार से उपयोग है। तो फसल सुधार और जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हम लोग देखे भी थे पहले कृषि वाले क्षेत्र में कि हम लोग के पास जो कपास होता था उसमें एक कीड़ा आ रहा था, उस कपास को खा के चौपट कर रहा था। ऐसी स्थिति में हम लोग बीटी का उपयोग किए, और उसमें जो जीन था वो जैविक विष के रूप में कार्य कर रहा था, तो उसके जीन को हम लोग ट्रांसप्लांट कर दिए हम लोग कपास के बीज में। उसके बाद जो कपास हुआ, उस कपास के बीज में वे गुण थे, जिसकी वजह से जो अब जो कीड़ा आ रहा था वो कपास के फूल को खा रहा था, तो चूँकि उसमें जैविक विष था और उस विष की वजह से वो कीड़ा मर जा रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं कीट प्रतिरोधक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था हम लोग का जैव प्रौद्योगिकी। फिर हम लोग देखे क्या कि बहुत सारे फसल के साथ बहुत सारे फालतू के घास फूस उग जाते हैं, बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम लोग बहुत प्रकार के उर्वरक का प्रयोग करते हैं, और परिणाम क्या होता है कि वो खरपतवार तो मरते हैं, लेकिन उस उर्वरक की वजह से फसल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, प्लस मिट्टी की उर्वरता भी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कुछ ऐसे बीजों का विकास करेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों का विकास करेंगे, जिसके माध्यम से वे जो फसल होंगे वे स्वतः ही जो अन्य खरपतवार होंगे उनको ख़त्म करने में सक्षम हो पाएंगे। फिर वही रोग प्रतिरोधक। फिर है हम लोग का बेहतर पोषण सामग्री। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग फसलों की पोषण सामग्री को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, कसावा जैसी मुख्य फसलों में विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट या आवश्यक पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाना। मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे खाद्यान्न ऐसे हैं जो जिनमें प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सभी चीज़ों की कमी पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ऐसे बीजों का निर्माण करेंगे जिनमें हम लोग का मुख्य रूप से जो पोषक तत्व होंगे, जो खनिज होगा, जो विटामिन होगा, वो सब पर्याप्त मात्रा में हम लोग को मिलेगा। और इसी में हम लोग का एक आता है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 2 करके आता है, या फिर हम लोग जीएम रबड़ भी विकसित कर चुके, या फिर हम लोग का जो सरसों का जो तेल होता है, तो जब हम लोग खाना पकाते हैं तो उस तेल से हम लोग को एक अलग टाइप का गंध आता है, उससे बहुत ज़्यादा हम लोग को तीखा लगता है, झाल लगता है। और इस तीखा के पीछे का कारण होता है क्या, ग्लूकोसिनोलेट। तो जो हम लोग को तीखा लगता है उसमें वो तीखा के पीछे का वजह ये होता है ग्लूकोसिनोलेट। तो अब हम लोग इस प्रकार के सरसों का बीज विकसित कर चुके हैं जिसमें ग्लूकोसिनोलेट की मात्रा कम होगी, यानी कि अब हम लोग को तीखा कम लगेगा। इसके साथ ही साथ एक हम लोग का जीएम क्रॉप आया है जिसका नाम है हम लोग का गोल्डन राइस। इसमें क्या होता है, एक तो कि चावल का जो इसमें होता है, चावल का जो गुण होता है वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इस चावल से हम लोग को विटामिन ए भी मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से भारत में नहीं हो रहा, लेकिन भारत के अलावा बहुत सारे देश में गोल्डन राइस करके विकसित कर लिया गया, ताकि हम लोग को इसमें चावल का भी लाभ मिलेगा और विटामिन ए का भी लाभ मिलेगा, ताकि यहाँ को सब हम लोग का सुरक्षित रहेगा। फिर आगे आता है हम लोग का किण्वन खाद्य पदार्थ। तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किण्वित खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थ जैसे कि दही हो गया, पनीर हो गया, ब्रेड हो गया, बियर हो गया, वाइन हो गया, सोया सॉस हो गया,
का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो किण्वन खाद्य पदार्थ, इसमें क्या होता है कि किण्वन के माध्यम से मुख्य रूप से, जैसे कि किण्वन क्या हो गया, एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों की मदद से शर्करा को अल्कोहल और अम्ल में बदला जाता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि किण्वन की प्रक्रिया से जो भोजन हम लोग को मिलेगा वो भोजन पौष्टिक होगा और लंबे समय तक चलने वाला बनता है। और किण्वन की प्रक्रिया का इस्तेमाल मुख्य रूप से हम लोग खाद्य उत्पादन हो गया, शराब हो गया यानी कि जो पेय पदार्थ सब हो गया, या फिर वैकल्पिक प्रोटीन बनाने में हम लोग करते हैं। और ये सभी प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो जाता है। फिर बैक्टीरिया, यीस्ट और फफूंद जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कच्चे माल को किण्वित करने, स्वाद बढ़ाने, शेल्फ जीवन में सुधार करने और किण्वित खाद्य पदार्थों के अद्वितीय संवेदी गुण विकसित करने के लिए किया जाता है। यानी कि बहुत सारे कच्चे माल होते हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया या फिर फफूंद का इस्तेमाल करके हम लोग उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए या फिर उसके जीवन काल को सुधारने के लिए, जो कि लंबा समय तक टिकेगा, तो इन सभी चीज़ों को विकसित करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से करते हैं। तो वही क्या कहलाता है, हम लोग का किण्वन प्रक्रिया कहलाता है। अब यहाँ है कि हम लोग का एंजाइम और खाद्य योजक, तो इसमें क्या होता है कि खाद्य पदार्थों की बनावट, स्वाद, स्थिरता और पोषक मूल्य में सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी व्युत्पन्न एंजाइम और खाद्य योजक का उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में किया जाता है। प्रोटीन, लाइपेज, एमाइलेज, सेल्यूलोज जैसे एंजाइम का उपयोग विभिन्न खाद्य अनुप्रयोगों में प्रसंस्करण, सहायक, संरक्षक, इमल्सिफायर और स्वाद बढ़ाने वाले के रूप में किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत सारे एंजाइम्स बना लेते हैं, और उन एंजाइम्स के माध्यम से हम लोग किसी भी खाद्य पदार्थ का बनावट हो गया, उसका स्वाद हो गया, तो उस स्वाद को लंबा समय तक बने रहना चाहे, या फिर उस खाद्य पदार्थ में उचित मात्रा में पोषक तत्व भी हम लोग को मिलना चाहिए, तो पोषक मूल्यों में भी हम लोग सुधार कर सकते हैं। इसके अलावे हम लोग इसको फूड प्रोसेसिंग में भी यूज करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, हम लोग का लाइपेज हो जाएगा, एमाइलेज हो जाएगा, सेल्यूलेज हो जाएगा, इन सभी का प्रयोग हम लोग बहुत सारे खाद्य अनुप्रयोग प्रसंस्करण में भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम लोग का खाद्य पदार्थ है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए, वो लंबे समय तक होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो हम लोग एंजाइम्स डेवलप कर रहे हैं उन्हीं के माध्यम से हो पा रहा है। फिर एक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन। तो जैव प्रौद्योगिकी खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन के लिए उपकरण और तकनीक प्रदान करते हैं, जिसमें शामिल है क्या, आणविक निदान। हम लोग देख चुके हैं, आणविक निदान। तो इसमें क्या है, खाद्य उत्पादों में खाद्य जनित रोगजनकों, एलर्जी, विषाक्त पदार्थों और दूषित पदार्थों का तेजी से और संवेदनशील पता लगाने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि PCR, DNA अनुक्रमण और इम्यूनोसेज जैसी जैव प्रौद्योगिकी आधारित विधियों का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो रहा है कि बहुत फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से बहुत सारे नए नए खाद्य उत्पाद उत्पन्न हो रहे हैं, और उसमें बहुत सारे रोग भी हो सकते हैं उससे, जैसे कि एलर्जी हो सकता है या फिर विषाक्त पदार्थ हो सकता है, दूषित पदार्थ हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों का पता लगाने के हम लोग PCR का प्रयोग करते हैं, और इस PCR में मुख्य रूप से DNA अनुक्रमण हो जाएगा या फिर इम्यूनोसेज जैसी जैव प्रौद्योगिकी तरीकों का उपयोग किया जाता है। फिर जैविक नियंत्रण एजेंट। तो जैव प्रौद्योगिकी व्युत्पन्न जैविक नियंत्रण एजेंट जैसे बैक्टीरियोफेज, प्रोबायोटिक्स और बायो कंट्रोल रोगाणुओं का उपयोग खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण में खाद्य जनित रोगजनकों, खराब करने वाले जीवों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि खाना को खराब करते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं उसको खराब करते हैं या फिर उसमें रोग उत्पन्न करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरियोफेज हो जाएगा, प्रोबायोटिक्स हो जाएगा, फिर बायो कंट्रोल रोगाणु का उपयोग हम लोग करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग का जैव प्रौद्योगिकी की वजह से ही हो रहा है। तो यही सारा चीज़ हम लोग का मुख्य रूप से खाद्य तकनीक में जैव प्रौद्योगिकी आ जाएगा। अब ये पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी लाभदायक है। तो जैव प्रौद्योगिकी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक शक्तिशाली उपकरण बन गई है, जो विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव समाधान प्रदान करती है। जैव प्रौद्योगिकी समाधान प्रदूषण को कम करने, संसाधनों का संरक्षण करने और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए जैविक प्रणालियों का उपयोग करके टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब कैसे निभाती है इसको देखते हैं हम लोग। तो जैव प्रौद्योगिकी जिस महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है वह है दूषित मिट्टी और पानी का उपचार। यानी कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर किसान के द्वारा मुख्य रूप से कृषि में उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भूमि प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रहा है, और बरसात का पानी फिर वहीं से बहकर जा रहा है, तो पानी भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कचरा पानी भी प्रदूषित हो रहा है।
तो ऐसी स्थिति में दूषित मिट्टी को ठीक करना है या फिर पानी का उपचार करना है तो कहीं ना कहीं हम लोग जैव प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर हो गए हैं। जैसे कि बायो रेडिएशन, तो बायो रेडिएशन क्या होता है, यह एक प्रक्रिया होता है जिसमें जो हम लोग का जटिल पदार्थ होते हैं उसको सरल सूक्ष्म जीवों में उसको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, और जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए हम लोग मुख्य रूप से बायो रेडिएशन प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। और इसके माध्यम से क्या होता है कि व्यापक रूप से जहरीले रसायनों और औद्योगिक कचरे से दूषित स्थलों को साफ करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। यानी कि जो जगह काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो गए हैं तो उन जगहों को फिर से साफ करने के लिए हम लोग मुख्य रूप से जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बायो रेमेडिएशन का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, और जो जहरीले रसायन हैं या फिर जो औद्योगिक कचरे हैं उन सभी को हम लोग सरल पदार्थों में तोड़ रहे हैं ताकि उनको इजीली ख़त्म किया जा सके। प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमता का उपयोग करके बायो रेमेडिएशन मिट्टी और पानी की सफाई के पारंपरिक तरीकों के लिए एक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करता है। यानी कि जो बायो रेमेडिएशन है ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं कर रहे हैं या फिर पर्यावरण को किसी तरीके से हानि भी नहीं पहुंचा रहा है, और साथ ही साथ हम लोग का जो प्रदूषण है, चाहे वो जल प्रदूषण हो या फिर अन्य जगह पर जो प्रदूषण है, उसको भी हम लोग ख़त्म कर पा रहे हैं। दूसरा है पर्यावरण संरक्षण में एक और जैव प्रौद्योगिकी समाधान जो तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है वह है जैव ईंधन का विकास। तो चूँकि हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो ऐसे स्थिति में पर्यावरण के समक्ष बहुत सारे समस्याएं भी आ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए हम लोग फिर से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके तीव्र गति से जैव ईंधन के विकास पर जोर दे रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हो रहा है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की बढ़ती मांग के साथ पौधे के बायोमास से प्राप्त जैव ईंधन को जीवाश्म ईंधन के लिए एक अस्थायी विकल्प के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन यानी कि जिसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, और ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, तो आप लोग वहाँ पे देखे ही होंगे अभी तक, और नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उसकी मांग भी वर्तमान बढ़ते जा रही है, क्योंकि जितने भी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो कहीं ना कहीं एक दिन खत्म होगा, प्लस उससे पॉल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में ही हम लोग का एक आता बायोमास आता है, जिससे मुख्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं, चाहे वो हम लोग के घर के कचरा हो, सब्जी का बचा खुचा पदार्थ हो, तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उसको मुख्य रूप से सुखाते हैं, उसको जलाते हैं। पूरा प्रक्रिया हम वहाँ पे बताए हैं कि सुखा के जलाते हैं। उससे क्या होता है कि पानी हीट करते हैं, और पानी हीट करने से हम लोग का वाष्प बनता है, और उस वाष्प से हम लोग टरबाइन घुमाते हैं, और टरबाइन के माध्यम से हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बायोमास के माध्यम से हम लोग जो कोयला, पेट्रोलियम इन सभी का यूज कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को यूज करना बंद कर रहे हैं। तो कृषि अवशेषों, शैवाल और अन्य कार्बनिक पदार्थों से जैव ईंधन का उत्पादन करने के लिए माइक्रोबिलियम किण्वन और एंजाइमेटिक रूपांतरण जैसी जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जा रहा है। तब बहुत सारे कृषि के अवशेष रह जाते हैं, जैसे हम धान काटते हैं, लेकिन धान काटने के बाद उसके भी कुछ अंश रह जाते हैं, उन सभी चीज़ों का प्रयोग, या फिर शैवाल हो गया या फिर अन्य कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग हम लोग जैव ईंधन के रूप में करते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग माइक्रोबियल किण्वन या फिर एंजाइमेटिक रूपांतरण जैसी जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके जैव ईंधन जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आगे है हम लोग का जैव विविधता के संरक्षण में पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ये अलग से एक चैप्टर ही हम लोग का चैप्टर, जो कि हम लोग का सेक्शन डी में पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से उसको। तो जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय तनाव के प्रति पौधों और जानवरों की तन्यकता को बेहतर बनाने के लिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। हम लोग पढ़े हैं कि बहुत सारे ऐसे फसल के लिए हम लोग GM बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि वो कम पानी में ही भी उत्पन्न हो सके, या फिर अधिक धूप देता है तो उसको भी वो कंट्रोल कर सके, उस धूप में वो बढ़ सके, या फिर अलग अलग कीड़े आ रहे हैं तो कीड़े को स्वतः ख़त्म कर सके। तो इस प्रकार से हम लोग उससे मॉडिफाई कर रहे हैं। प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता को बढ़ाकर जैव प्रौद्योगिकी लुप्तप्राय आबादी को संरक्षित करने और छत विक्षत आवासों को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि विलुप्त हो चुके हैं, तो फिर से हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनके DNA का उपयोग करके हम लोग फिर से उसको उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर किसी जीव जंतु की जनसंख्या घट गई है तो फिर हम लोग उसको जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैव प्रौद्योगिकी उपकरण जैसे DNA बारकोडिंग और
आणविक मार्कर का उपयोग जैव विविधता की निगरानी और ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है, जिससे संरक्षणवादियों को खतरे में पड़ी जातियों को बेहतर ढंग से समझने और उनकी रक्षा करने में मदद मिलती है। ये सारा चीज़ हो गया जिससे हम लोग को पता चलता है कि किस प्रकार से हम लोग पर्यावरण के संरक्षण में, चाहे वो हम लोग का पॉल्यूशन हो या फिर हम लोग का विलुप्त प्राय जीव जंतु हो, उन सभी के संरक्षण में कहीं ना कहीं जैव प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो हम लोग का जो सिलेबस था उसमें हम लोग कृषि को देख लिए हैं, पशु प्रजनन को देख लिए, औषधि निर्माण हो गया, खाद्य तकनीक हो गया और पर्यावरण संरक्षण में जैव प्रौद्योगिकी का किस प्रकार से उपयोग है ये हो गया। अब अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछा जाता है तो सिंपल से यहाँ से सभी को मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है तथा कृषि, पशु प्रजनन, औषधि या फिर इनमें से कोई पॉइंट दे दिया जाएगा और उनमें किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ उनके प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख करें। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो सिलेबस है तो हम लोग का जैसा देखने को मिल रहा है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उससे बाहर नहीं आ रहा। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन अगर बनना रहेगा तो इसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेगा, बशर्ते आपको जो आंसर लिखना होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब एक टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी के संभावित प्रतिकूल प्रभाव। अब आप बोलिएगा यहाँ पर डायग्राम हमको बनाना है, तो चूँकि इतना ज़्यादा आपको लिखना ही रहता है, 38 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो आप अगर यहाँ पर डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट करिएगा, आप डायग्राम बनाइएगा, फिर डायग्राम में जो चीज़ लिखी उसको फिर से एक्सप्लेन करिएगा, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और एक ही चीज़ का आप रिपीटेशन कीजिएगा तो हो सकता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ज़बरदस्ती कहीं भी डायग्राम नहीं घुसेड़ना है आपको। तो जैव प्रौद्योगिकी के संभावित प्रतिकूल प्रभाव। तो जैव प्रौद्योगिकी के संभावित प्रतिकूल प्रभाव कई हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित हैं। पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे कि पहला हो गया जीन प्रदूषण। तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीनों के हस्तांतरण से जीन प्रदूषण हो सकता है, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव आ सकता है। दूसरा है प्रजातियों की विविधता में कमी। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक ही प्रजाति के कई प्रतिरूप बनाए जा सकते हैं, जिससे प्रजातियों की विविधता में कमी आ सकती है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्लोनिंग के माध्यम से एक ही प्रकार के सेम टू सेम जीव हम लोग बना सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य जीवों के अस्तित्व में भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग उच्च गुणवत्ता वाले पशु पक्षियों का हम लोग फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि अगर जो जीन थेरेपी है उसमें थोड़ा सा अगर गलती होता है तो इसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो जीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हो सकता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एलर्जी और प्रतिकूल प्रभाव, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाए गए खाद्य पदार्थों से एलर्जी और प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। मान लीजिए कि हम लोग जो किण्वन का उपयोग कर रहे हैं, किण्वन विधि का, या फिर अन्य जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो खाद्य पदार्थ का जो प्रसंस्करण कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ उसमें अगर गलती से भी कुछ अगर गलत हो गया है तो मनुष्य को उसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है उसका एलर्जी हो सकता है या फिर उसमें और भी कोई भी समस्याएं देखने को मिल सकती है। जीन संपादन के प्रभाव। जीन संपादन के माध्यम से मानव जीनोम में परिवर्तन किए जा सकते हैं, जिसका प्रभाव अभी तक पूरी तरीके से समझे नहीं गए हैं। फिर आगे रोग प्रतिरोधकता में कमी। तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाए गए खाद्य पदार्थों से रोग प्रतिरोधकता में कमी आ सकती है। ये तो हो गया कि मानव स्वास्थ्य पर हम लोग का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। अब आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या है, तो आर्थिक असमानता। तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाए गए उत्पादों की कीमतें अधिक हो सकती है, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। यानी कि अगर कोई ऐसा हम लोग खाद्यान्न उत्पन्न कर रहे हैं जिसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छा है, जिसमें पोषक तत्व काफ़ी अच्छा मात्रा में मिल रहा है, जिसकी उत्पादकता काफ़ी अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। और अगर कीमत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इसको जो अमीर व्यक्ति है वही खरीद पाएंगे, या फिर जो इस पद्धति से जो फसल का उत्पादन कर रहे हैं वे अमीर हो जाएंगे। जो गरीब किसान है वो इसका यूज नहीं कर पाएंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड बीजों का हो सकता है वो खरीद नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अमीर हैं वो अमीर होते चले जाएंगे, जो गरीब है वो गरीब होते चलेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता देखने को मिलेगा। किसानों की स्थिति में बदलाव। तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों की स्थिति में बदलाव हो सकता है, जिससे उन्हें अपनी आजीविका के लिए नए तरीके ढूंढने पड़ सकते हैं। आगे नैतिक मुद्दा। तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीन संपादन और जीन प्रदूषण जैसे नैतिक मुद्दे उठते हैं, जिसका समाधान करना आवश्यक है। तो ये सारा हो गया हम लोग का जैव प्रौद्योगिकी के कुछ प्रतिकूल प्रभाव। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 जैव प्रौद्योगिकी भी ख़त्म होता है। और अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। 6206193277। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं।
तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।